पर्पस क्या है इस क्लास का? इसे हम कंसेप्ट टॉक अगर कहें, कंसेप्ट टॉक मतलब कंसेप्ट को लेके बात समझना। आज के समय में जो इश्यूज बहुत प्रेविलेंट है उनमें से एक है कास्ट सेंसस का, जाति जनगणना, एक है वक्फ वाला। तो मेरे मन में था कि मैं इन मुद्दों पर कभी क्लास में आके कॉन्सेप्ट टॉक लूं, अलग अलग इन दोनों विषयों पर फिर लगा कि इन पर तो जब करेंगे करेंगे, पहले थोड़ा सा अभी जो हुआ, युद्ध हुआ या जो भी हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जिसको हम कहते हैं, उसे लेके हम लोगों को गफलत थोड़ी ज़्यादा है। और मैंने देखा है टीवी पर भी, सोशल मीडिया पर भी, एक तरफ के लोग बता रहे हैं कि जैसा इस बार हुआ है वैसा आज तक नहीं हुआ है, और दूसरी तरफ के लोग कह रहे हैं कि अरे इंदिरा जी होती तो पता नहीं क्या होता, उन्होंने जो किया था उसकी बात अलग थी। और मेरी एक क्लिप चला चला के वो लोग थोड़ा सा मसाला डाल रहे हैं। मैंने किसी जगह एक हंसी मजाक में कहा था कि इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए थे, बधाई हो बांग्लादेश हुआ है। और उतना हिस्सा वो क्लिप चला चला के उनको इस तरह से माहौल बन रहा है कि जैसे मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, आप ना बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ना कांग्रेस के हैं, ना लेफ्ट के हैं, ना राइट के हैं। यूपीएससी के सिलेबस में एक पेपर 4 होता है। पेपर 4 में इथिक्स नाम का एक मतलब पूरा सेगमेंट है। उसमें जो टॉपिक नंबर 3 है, जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज या सिविल सर्विसेज वैल्यूज, उनमें से एक वैल्यू का नाम है नॉन पार्टिजनशिप, राजनीतिक गैर तरफदारी। एक शब्द है ऑब्जेक्टिविटी, एक है न्यूट्रलिटी, एक है इम्पार्शियलिटी। वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी है तटस्थता, इम्पार्शियलिटी है निष्पक्षता, और नॉन पार्टिजनशिप को बोलते हैं राजनीतिक गैर तरफदारी। इसका मतलब ये चारों वैल्यूज एक साथ पढ़ते हैं हम लोग क्लास में। इसका मतलब है कि सिविल सर्वेंट को या एक होने वाले सिविल सर्वेंट को किसी पार्टी के मेंबर की हैसियत से नहीं सोचना है, एक देश के सिविल प्रशासक और एक समझदार नागरिक की हैसियत से सोचना है। तो सोशल मीडिया पे हल्ला मचता रहेगा कि इंदिरा जी होती तो ये होता, मोदी जी कुछ नहीं कर पाए। उधर वाले कहेंगे मोदी जी उस समय होते तो पता नहीं क्या होता, आज तो ये था, परिस्थितियां ऐसी थी। मैं आपको आज ये समझाना चाह रहा हूं थोड़ा सा विस्तार में कि राष्ट्रीय मुद्दों पर, युद्ध जैसे मुद्दों पर एक बेसिक स्टैंड हमारा ये होना चाहिए कि हम अपने देश के साथ खड़े हैं, पूरा कमर कस के खड़े हैं, कोई किंतु परंतु नहीं करना है जनरली। और जब कोई बहुत आपको ऑब्जेक्शनेबल बात लगे तो उसको विनम्र तरीके से सही मंच पर एक प्रश्न के रूप में, न कि सरकाज़म के रूप में, न कि व्यंग्य के रूप में, न कि चोट के रूप में रखना चाहिए। और मैं आपको आज जो समझाना चाह रहा हूं, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं जब भी कोई बात कहूं आप मुझसे सवाल पूछ भी सकते हैं, हमला भी कर सकते हैं मेरे ऊपर, बातों से मतलब सवालों से एकदम हमला कर देंगे, सर आपने ये कैसे बोल दिया, मैं तो ये मानता हूं, मेरे पास ये प्रमाण है, प्रूफ है, एविडेंस है। आप एविडेंस दीजिए, मैं भी दूंगा, फिर बात किसी मुकम्मल नतीजे तक पहुंच जाएगी। ठीक है? तो मैं आज आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि देश इस बात से नहीं चलते कि उस समय नेता कौन सी पार्टी का है। देश चलते हैं बहुत सारी परिस्थितियों से। और मुझे कल एक बैठक में बात चल रही थी ऐसी ही, तो मुझसे किसी ने पूछा कि आपकी राय में 1971 और 2025 के बीच में क्या तुलना है। 1971 समझते हैं आप लोग, एक वॉर हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, और 2025 के बीच में क्या तुलना है। तो मैंने वहां एक लाइन बोली, बाद में मुझे लगा कि इसी एक लाइन पर हम 1-1.5 घंटा बात कर सकते हैं। वो लाइन ये है मेरे हिसाब से, इंदिरा गांधी 2025 में होती तो ऑपरेशन सिंदूर वैसा ही होता जैसा हुआ है, और नरेंद्र मोदी 1971 में पीएम होते तो 1971 का युद्ध वैसा ही होता जैसा तब हुआ था। इस बात से लगभग कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनमें से कौन अब है कौन तब है। दोनों का स्वभाव, दोनों की प्रकृति लगभग एक जैसी है। परिस्थितियां बहुत सारी ऐसी होती हैं कि चीज़ें बदल जाती हैं। पर यह बात समझने के लिए हमें एक बार, मुझे नहीं पता आप किस पार्टी को फॉलो करते हो सकता है आप में से कुछ लोग बीजेपी वाले हों, कुछ कांग्रेस वाले हों, हैं तो हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए उसको भूल के नॉन पार्टिजन होके सोचेंगे
तथ्यों के आधार पर, ऑब्जेक्टिव बेसिस पे। और मैं एक बात का बड़ा समर्थक हूं कि कम से कम सोचते समय हमें उन सब चीज़ों से मुक्त रहना चाहिए कि हमारे चाहने वाले किस विचारधारा को मानते हैं। तटस्थ होकर सोचना है। साहिर एक बहुत प्रसिद्ध शायर हुए थे, उनकी भाषा में कहूं, ले दे के अपने पास एक नज़र ही तो है, ले दे के अपने पास एक नज़र ही तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नज़र से हम। मैं किसी और की नज़र से क्यों देखूंगा भाई? हम क्या मूर्ख हैं? हम क्या बेवकूफ़ हैं? हमें समझ नहीं आता। अपने तरीके से देखेंगे, समझेंगे चीज़ों को, है ना। और फिर आप मुझसे सवाल पूछना, और फिर हम आज एक मुकम्मल निष्कर्ष निकाल के चलेंगे कि फाइनली जो हुआ कैसा हुआ, और यदि आप प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते। आपके मन में भी आता होगा ना, काश मैं पीएम होता तो पीओ के तो मैं ले ही आता, बलूचिस्तान फ्री हो गया होता, अफगानिस्तान भी साथ में ले ही आता पैक करके कि भाई जब 2 आ रहे हैं 3 पैक कर लेते हैं, 2 पर 1 बोनस, ऐसा कुछ मन में आता होगा ना। तो ये सब चीज़ें कितनी मुश्किल होती हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि 1971 को थोड़ा सा समझें और 2025 को थोड़ा सा समझें। और सबसे पहले एक बात समझ लें कि 1971 एक ऑपरेशन नहीं था, एक वॉर था, युद्ध था। मुझे उम्मीद है कि आप युद्ध समझते होंगे क्या होता है। और 2025 एक वॉर नहीं था, एक ऑपरेशन था। जब तक हम इस इतनी बेसिक बात को ना समझ लें कि एक वॉर और एक ऑपरेशन की तुलना सीधे तौर पर नहीं हो सकती है, तब तक हम कैसे इस बात पर आगे बढ़ें। 1971 को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए बैकग्राउंड में। एक 1948 भी हुआ था भारत में, एक 1962 भी हुआ था, और एक 1965 भी हुआ था। वो जो दौर था युद्धों का दौर था, 2 देशों के बीच में युद्ध होते थे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पता होगा कि इनमें से एक युद्ध चीन के साथ हुआ था और 3 पाकिस्तान के साथ हुए थे। चीन के साथ कौन सा हुआ था? 1962 वाला साइनो इंडिया वॉर या इंडिया चाइना वॉर, जो भी इसको आप कहना चाहें। 1948 से भारत पाकिस्तान हुआ, फिर 65 में हुआ, फिर 71 में हुआ। 1970s के बाद इन देशों को भी और दुनिया के अधिकांश देशों को समझ में आ गया कि युद्ध करना फिजूल की बात है। युद्ध में बहुत खर्चा होता है, बहुत लोग मरते हैं, बहुत संसाधन वेस्ट होते हैं, रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं बहुत सारे। अब युद्ध का जमाना ऑलमोस्ट खत्म होने लगा। मैं जानता हूं कि आप जानते हैं कि आज भी युद्ध हो रहे हैं, रशिया यूक्रेन के बीच में हो ही रहा है ना। और आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो इजराइल और हमास के बीच में है, वो भी आप कह सकते हैं कि युद्ध ही हो रहा है। लेकिन जनरली युद्ध खत्म होने लगे और लोगों ने क्या किया कि प्रॉक्सी वॉर जैसी चीजों का सहारा लेना शुरू किया। प्रॉक्सी वॉर का मतलब है युद्ध नहीं करेंगे, चुपके से जाके मार के आ जाएंगे, या विचारधारा के माध्यम से कुछ कर देंगे, या कुछ ऐसा करेंगे कि इम्पैक्ट वैसा आ जाए, और वॉर नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं रिसेंट 3 की तुलना 3 से करूं तो आपको पता होगा 2008 में घटना हुई थी मुंबई में, जिसको हम 26/11 कहते हैं, है ना। अमेरिका में क्या हुआ था? 9/11। और अमेरिका के 9/11 में 9 महीना है, 11 डे है, और हमारे 26/11 में 26 डे है, 11 महीना है, क्योंकि हम महीने को बाद में लिखते हैं, वो महीने को पहले लिखते हैं। फिर आपने सुना होगा 2016 में घटना हुई थी जिसको उड़ी कहते हैं। फिर आपको पता है कि 2019 में एक और घटना हुई थी, उसका नाम था पुलवामा। इन सब मामलों में हमने कुछ कुछ एक्शंस लिए थे। विशेष रूप से उड़ी के बाद हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था। फिर 2019 में हमने बालाकोट नाम से एक स्ट्राइक की थी। इन सबको मोटे तौर पर आप बोल सकते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशन का मतलब युद्ध नहीं, युद्ध से कुछ छोटा, पर हाँ हमने एक स्टेप लिया जिसको युद्ध नहीं कहेंगे, लेकिन हमने अपने तरीके से एक्शन लिया, कार्रवाई की। अब अगर थोड़ा सा आप इन युद्धों की तुलना कर लें और थोड़ा सा ऑपरेशन की तुलना कर लें और खुद को रख के देखें पीएम की जगह पर, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा आधे घंटे के बाद कि अगर आप होते तो आप क्या करते। आप में से किस किस का मानना है कि पीओ के लिए ही आना था इस बार? हाथ खड़ा करो। बहुत बढ़िया, 5-6 लोग हैं। तो अब से 1 घंटे के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आप पीएम हैं, अब आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में, ठीक है। और 1971 में भी पीएम बनाऊंगा आप लोगों को, चिंता ना करें, आपको 2 बार पीएम बनने का मौका मिलेगा आज। और जब जब आप पीएम बनेंगे, मैं सिर्फ सिचुएशन बताऊंगा क्या सिचुएशन है,
फिर मैं आपसे कहूंगा कि बताओ क्या फैसला आप करते हैं। आप जो फैसला करेंगे मान लेंगे उसको। अगर आप अच्छा फैसला करेंगे मैं बोलूंगा कि पीएम आपको होना चाहिए था, पर आपको फैसला करना पड़ेगा उस समय। जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया 7-8 बच्चे हैं, आप मेरी नजर में हैं, आप मेरी नजर में हैं, 2 पीएम तो मेरे सामने बैठे हुए हैं, इन 2 से तो सवाल पूछेंगे, ठीक है। बाकी कुछ पीएम पीछे बैठे तो उनको भी हम डेप्यूटी पीएम या कैबिनेट कुछ मान लेते हैं, लेकिन सबसे आगे तो पीएम का होना जरूरी है ना। पहले 1971 को थोड़ा सा समझते हैं और अंत में हम ये समझेंगे कि 2025 में जो हुआ कुल मिला के अच्छा हुआ या बुरा हुआ। कई लोग कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, खुश होना है कि दुखी होना है, बड़ा कंफ्यूजन सा लोग हाईली कंफ्यूज हैं कि ताली बजाएं या चुपचाप खून के आंसू पी लें। अंत में सोचेंगे कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। पहले थोड़ी बैकग्राउंड समझ लेते हैं। और मेरा मानना है कि जैसे ही आप फैक्ट्स को समझ लेते हैं, पूरी सिचुएशन समझते हैं, तो आपके फैसले अपने आप ठीक हो जाते हैं। फिर आप किसी के बारे में ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी राय बनाते हैं। आपको लगता है कि मैं होता तो शायद मैं भी ये करता। ऐसी कौन सी रेयर बात है। 1971 को समझने में थोड़ा सा 48, थोड़ा सा 62, थोड़ा सा 65 का जिस्ट आएगा, समझेंगे 71 को। 1947 में क्या हुआ था आपको पता ही है। 2 देश बने थे, एक का नाम था भारत, एक का नाम था पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान भारत में से ही निकला था एक तरह से, तो हम मजाक में कहते हैं कि हम मतलब मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या है कहने में क्या। कई लोग बोलते हैं कि पापा पापा होते हैं मैं नहीं कह रहा हूं, कई लोग ऐसा कह देते हैं, पर हम तो मानते हैं कि स्वतंत्र देश है, इंडिपेंडेंट देश है, और हम बड़े तो हैं, इसमें कौन सी खास बात। 1947 में जब हम आजाद हुए, वो भी आजाद हुए, उसी समय एक खाई पैदा होनी शुरू हो गई थी और 1948 में वो दिखनी शुरू हो गई। 1948 में एक तरफ तो इंडिया और पाकिस्तान का झगड़ा हुआ जम्मू और कश्मीर को लेकर। आपको पता है कि जब भारत की रियासतों को हम एक कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, 500 से ऊपर रियासतें आराम से भारत का हिस्सा, आराम से तो क्या मतलब, लेकिन समझा बुझा के बन गई थी। 3 जगह झगड़ा हुआ था, उनमें से एक था हैदराबाद, जिसको हमने ऑपरेशन पोलो करके 3 दिन में भारत में मिला लिया था। लाजमी भी था क्योंकि वहां लगभग सब लोग हिंदू लोग रहते थे, अगर वोटिंग होती तो कोई बात थी नहीं उसमें। एक जूनागढ़ था, जिसको गुजरात का हिस्सा मानते हैं आजकल हम। जूनागढ़ के जो प्रधानमंत्री थे, दीवान, उनका नाम था शाहनवाज भुट्टो। शाहनवाज भुट्टो ने कोशिश की थी कि जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा बना दें, इसके बावजूद कि वहां की 98-99% आबादी हिंदुओं की थी। होता है शौक, किसी किसी को लगता है ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो उनके मन में है कि क्या मैं इसको पाकिस्तान में लेके जा सकता हूं। तो फिर जब डांट पड़ी, जब इलेक्शन हुआ, तो लगभग 99% के आसपास लोगों ने भारत के पक्ष में वोट दिया, तो शाहनवाज भुट्टो वहां से भाग गए। उन्हीं शाहनवाज भुट्टो के